अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अलजबरा ग्रुप थ्योरी लेक्चर नंबर 6। और आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइज़र कि नॉर्मलाइज़र जो है वो क्या होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइज़र को। सबसे पहले नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन को देखते हैं। नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन है कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी, then set of those elements of G which permute with X is called the normalizer of X in G and denoted by n G of X। बस इस बात का ये मतलब है कि ये जो X है ये एक आर्बिट्रेरी सबसेट होगा, कोई भी सबसेट हो सकता है ग्रुप G का। और ये सेट और वो एलिमेंट्स, उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जो कि परम्यूट करते हैं एक्स के साथ, वो सारा का सारा सेट जो है वो क्या कहलाएगा? नॉर्मलाइज़र कहलाता है उस ग्रुप का। इसको डिनोट किया जाता है एन जी ऑफ एक्स। और इसकी नोटेशन यहाँ पर ये है कि ए बिलोंग्स टू जी। इस ए का मतलब है कि कोई ए जो है वो हमने उस ग्रुप में से एलिमेंट लिया है, और अगर हम उस ए को लेफ़्ट से लेफ़्ट से ऑपरेट करें और राइट से ऑपरेट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ग्रुप है S3 ए स्क्वेयर बी ए बी एंड ए स्क्वेयर बी। S3 के एलिमेंट्स हैं और मैंने एक सबसेट लिया है ई बी, और मैंने इसको डिनोट किया है एच के साथ। और मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ जो कि इस ग्रुप में से होगा। लेट्स सपोज मैं लेती हूँ कि कोई जी जो है वो बिलोंग करता है जी को, तो उस वक्त मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी जी एच एंड एच जी। तो ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो नॉर्मलाइज़र ऑफ एच हो जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एच के साथ रिप्रेजेंट किया है तो मैं यहाँ भी एच लिख रही हूँ। अगर मैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट करती तो मैं इसको एक्स के साथ लिखती। तो इस रिप्रेजेंटेशन से आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस सेट में से कोई भी एलिमेंट लेंगे। तो लेट्स सपोज अगर इसी सेट का मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ, जो कि लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ ए। हम चेक करना चाहते हैं ए को कि क्या ए जो है वो नॉर्मलाइज़र का हिस्सा है या नहीं है। हमने ए को लेफ़्ट साइड से ऑपरेट किया, ये वाला एलिमेंट लिया और ए को लेफ़्ट साइड से ऑपरेट किया। तो देखिएगा जब लेफ़्ट से ऑपरेट करेंगे तो हम इसको लेफ़्ट साइड पर राइट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ए को ई से ऑपरेट करने से ए आता है, ए को बी से ऑपरेट करने से ए भी आता है। हम ऑलरेडी S3 का टेबल जो है वो बना चुके हैं, हमें पता है कि ये आंसर्स क्या हैं। इसी तरह से एच ए अगर है, हमने इसको राइट साइड से ऑपरेट किया है ए को, तो अभी हम यहाँ पर भी देखिए इसको राइट साइड पर राइट कर रहे हैं। तो ई ए जो ऑपरेट होगा तो ए आंसर देगा, और बी को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी ए जो है ये हमारे पास बी ए आंसर होगा। और हम जानते हैं कि जो S3 है सिमेट्री ग्रुप में कभी भी जो ए बी है वो बराबर नहीं होता बी ए के, जिसकी वजह से ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों आंसर्स हमारे सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब कि ए एच और एच ए की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे पास ये एलिमेंट है ए, जो कि हमने इस ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट लिया है, ये बिलोंग नहीं करता नॉर्मलाइज़र ऑफ एच को। और अगर यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि कोई एलिमेंट नॉर्मलाइज़र को बिलोंग नहीं करता तो फिर उसका इन्वर्स भी बिलोंग नहीं करता, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि हमारे पास ए का जो इन्वर्स है S3 के अंदर वो क्या होता है। तो वो हम पहले भी देख चुके हैं कि वो ए क्यूब चूँकि हमारे पास आइडेंटिटी है। यहाँ से अगर मैं इसको राइट करूँ ए स्क्वेयर डॉट ए, तो ये हमारे पास ए स्क्वेयर को ए के साथ ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है। तो इसका मतलब कि ए स्क्वेयर और ए जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सिस हैं। तो चूंकि ए बिलोंग नहीं करता नॉर्मलाइज़र को, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका इन्वर्स यानी कि ए स्क्वेयर भी नॉर्मलाइज़र को बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली अब हम S3 से कोई और एलिमेंट लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं वो एलिमेंट बी लेती हूँ, बी बिलोंग्स टू जी है, तो अब हम क्या करेंगे, बी एच और एच बी को ऑपरेट करके देखेंगे कि क्या होता है। हमारे पास जो एच था वो ई बी है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बी डॉट ई, और ये हमारे पास हो जाएगा बी बी।
तो हम जानते हैं कि जो बी स्क्वायर है वो हमारे पास आइडेंटिटी होता है, तो ये बी ई हो जाएगा। इसी तरह जब हम राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तो हम लिखेंगे ई बी एंड बी बी एंड सेम ये हमारे पास बी ई। देखिएगा अब ये हमारे पास सेम आंसर्स दे रहा है। जब ये हमारे पास सेम आंसर दे रहा है तो इसका मतलब जो बी है वो बिलोंग कर जाएगा नॉर्मलाइज़र ऑफ एच को। अब अगर बी बिलोंग करता है नॉर्मलाइज़र ऑफ एच को तो इसका इन्वर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बी बिलोंग करेगा नॉर्मलाइज़र ऑफ एच को। और बी का जो इन्वर्स है वो चूँकि बी खुद होता है, क्योंकि हम जानते हैं S3 में जो बी स्क्वायर है वो हमारे पास गिवन होता है आइडेंटिटी, और बी स्क्वायर पे आइडेंटिटी है, इसका मतलब कि बी जो है वो अपने आप का इन्वर्स खुद होता है। और अगर बी बिलोंग करता है तो बी का इन्वर्स भी बिलोंग कर गया। इसी तरह अब लेट्स सपोज अगर हम ए बी को चेक करना चाहें कि ए बी बिलोंग करता है या नहीं, तो हम लेंगे ए बी बिलोंग्स टू जी, और ए बी को हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करेंगे, तो ये हमारे पास होगा ए बी ई एंड ए बी एंड देन बी। अब आप देखिएगा हमें क्या आंसर मिल रहा है, ए बी, एंड जब ये हमारे पास बी स्क्वायर हो जाएगा तो बी स्क्वायर हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है, तो हमें यहाँ से आंसर मिला फाइनली ए बी एंड ए। अब हम जब इसको राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तो राइट साइड से ऑपरेट करने पर हमें क्या मिलता है, ए बी, यहाँ पे चूँकि आइडेंटिटी है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास अगेन ए बी आ जाएगा। अब इस टाइप के क्योंकि एलिमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जानती हूँ कि ये जो ए बी है S3 में वो बराबर होता है बी ए स्क्वायर के, तो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये हमारे पास होगा, ये बी वैसे का वैसे आ जाएगा, ये ए बी चेंज होकर बी ए स्क्वायर होगा। जब ये हमारे पास b और b साथ में ऑपरेट होंगे तो ये b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर चूँकि आइडेंटिटी होती है तो हमें यहाँ से फाइनल आंसर मिलेगा ई बी एंड ए स्क्वायर। लेट्स सपोज मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ और इसे इक्वेशन 2 का नाम देती हूँ, तो हमने ये देखा कि 1 और 2 का जो आंसर है वो सेम नहीं है, तो इस वजह से जो ए बी होगा वो बिलोंग नहीं करेगा नॉर्मलाइज़र ऑफ एच को। सिमिलरली इसी तरह अब हमारे पास S3 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर बी एलिमेंट है जो कि बाकी रह गया है, तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो लेट हमारे पास अब ए स्क्वायर बी है जो कि उस जी को बिलोंग करता है। हम इसे लेफ़्ट से ऑपरेट करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी होगा और ए स्क्वायर बी एंड बी हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि ई है तो ये आइडेंटिटी की वजह से चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर। जब हम इसको राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तो अब ये हमारे पास है ए स्क्वायर बी और यहाँ पे बी ए स्क्वायर बी। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे चेंजिंग्स की थी उसी तरह से हम जानते हैं कि बी ए स्क्वायर जो है वो किस चीज़ के बराबर है, बी ए स्क्वायर जो है वो ए बी के बराबर होता है। हम इसको अगेन चेंज कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी, और ये जब चेंज होगा तो ये हमारे पास होगा ए बी एंड बी। अगेन बी स्क्वायर हमें आइडेंटिटी देगा तो हमारे पास फाइनल आंसर है ए बी एंड ए। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का इसका आंसर और इस साइड का आंसर जो है वो सेम नहीं है। लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम ना होने की वजह से ए स्क्वायर बी भी बिलोंग नहीं करता नॉर्मलाइज़र को। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि एक तो आइडेंटिटी जो है वो बिलोंग करती है नॉर्मलाइज़र को, क्योंकि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो हम उसको लेफ़्ट से ऑपरेट करें या राइट से, तो आइडेंटिटी की वजह से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो वो नॉर्मलाइज़र को बिलोंग करेगा। और उसके अलावा एक बी एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो कि जिसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है और वो नॉर्मलाइज़र को बिलोंग करता है। तो हमारे पास वो सेट क्या है, ई बी है, और वो जो सेट है जो नॉर्मलाइज़र होता है वो हमेशा लाजमी जो है वो सब ग्रुप बनाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास दो ही एलिमेंट्स आए, एक ई और एक हमारे पास बी था। तो जो एक ई है और जो एक हमारे पास बी है, ये दो एलिमेंट हैं और ये वो एलिमेंट हैं जो कि नॉर्मलाइज़र को की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और ये सब ग्रुप भी बनाते हैं। हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ एच। यानी कि इसमें वो ये कहता है कि जो हमारे पास ग्रुप है, जी है, कोई भी ग्रुप है, अगर कोई उसका सब ग्रुप है एच, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसके नॉर्मलाइज़र के अंदर।
और नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए भी इसी टाइप की कंडीशन है कि लेफ़्ट और राइट साइड से अगर आंसर सेम आते हैं तो वो नॉर्मल होगा, वरना वो नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल लूँगी D4 की। D4 है E स्क्वायर A क्यूब B A स्क्वायर B एंड A क्यूब B। 8 एलिमेंट्स हैं, D4 है। हम इसको लेक्चर नंबर 4 में मैं डाईहाइड्रल ग्रुप के बारे में बता चुकी हूँ डिटेल के साथ। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं, ताकि आप डाईहाइड्रल ग्रुप के हवाले से जो है वो आगाह हो सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर ये हमने ग्रुप लिया तो अब मैं इसका एक सब ग्रुप लूँगी। लेट्स सपोज मैंने एक सब ग्रुप डिज़ाइन किया है E स्क्वायर। हम इसको E भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, चूँकि E से मुराद हमारे पास आइडेंटिटी है। हमारे पास ये सब ग्रुप है। इस एग्जांपल में इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब देखिए हमारे पास ग्रुप G है, यानी कि ये वाला D4 है। अब इस G का, इस ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो हमारे पास ये है, और ये हमारे पास सब ग्रुप है क्योंकि ये क्लोज है और इसके ऊपर चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। इसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट है, और ए स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो ए स्क्वायर खुद होता है, तो चूँकि इसमें इन्वर्स भी मौजूद है तो ये हमारे पास सब ग्रुप है। अब हमने देखना ये है कि ये जो सब ग्रुप है, ये जो एच है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा इस नॉर्मलाइज़र के अंदर। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मलाइज़र का सेट जो है वो लेना है, वो तलाश करना है। तो उसके लिए वही तरीका है। फॉर नॉर्मलाइज़र सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज़र के लिए लेट्स सपोज हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये है कि G बिलोंग्स टू G एंड लेट्स सपोज GH एंड HG हमारे पास जो आंसर है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो बिलोंग करेगा। लेट्स सपोज ये मैं A एलिमेंट लेती हूँ, ये वाला, और ये हमारे पास बिलोंग करता है G को। हम सबसे पहले इसको लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करेंगे, यानी कि AH, तो ये हमारे पास होगा A क्यूब जब हम इसमें ऑपरेट करेंगे। तो इसी तरह जब हम इसको राइट साइड से ऑपरेट करेंगे ये हो जाएगा HA, एंड जब हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये हमें देगा A क्यूब। तो ये चूंकि सेम आंसर आ रहा है तो इसका मतलब कि जो A होगा वो बिलोंग करेगा नॉर्मलाइज़र ऑफ H को। अगर A बिलोंग करता है नॉर्मलाइज़र ऑफ H को तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। तो इसका इन्वर्स जो है, A का इन्वर्स जो है वो A क्यूब होता है। इसका मतलब कि A क्यूब भी बिलोंग करेगा NG ऑफ H को। देखिएगा हमारे पास ये डाईहाइड्रल ग्रुप है। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन भी दे दी है, आप लेक्चर नंबर 4 जो है वो जाके देख सकते हैं, ताकि आप इसको स्टडी कर सकें ब्रीफली, ताकि आपको आज के लेक्चर भी समझ आ सके। इसके बाद हम लेंगे, लेट्स सपोज मैंने A को चेक कर लिया, अब हम A स्क्वायर को चेक करेंगे। इसी तरह से एलिमेंट्स को लेते जाएंगे। लेट्स सपोज मैं एक एलिमेंट लेती हूँ ए बी बिलोंग करेगा G को। अब हम ए बी को लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करेंगे। देखिएगा जब हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे ये हमें देगा ए बी, जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये ए बी और ये वाला ए स्क्वायर होगा। चूँकि हमारे पास डाईहाइड्रल ग्रुप में बी ए स्क्वायर बी के इक्वल होता है, बी ए स्क्वायर बी के इक्वल होता है, इसीलिए हम इसको चेंज करेंगे। ये हमारे पास होगा ए स्क्वायर बी एंड फाइनली हमें देगा ए क्यूब बी। अब हम इसको राइट साइड से ऑपरेट करेंगे ए बी, चूँकि आइडेंटिटी है तो ए बी रहेगा। जब हम राइट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं तो अब ये हम इसको राइट साइड से राइट करेंगे, ये ए बी एंड ए क्यूब बी। हमने क्या देखा कि हमारे पास राइट साइड पे सेम आंसर आ गया है। सेम आंसर आने की वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने की वजह से हम कहेंगे कि जो ए बी है वो बिलोंग करता है एन जी ऑफ एच को। अगर ए बी बिलोंग करता है तो ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, और ए बी का इन्वर्स ए बी खुद होता है। लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट एलिमेंट लेती हूँ ए स्क्वायर बी को जब लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा, और हम जानते हैं कि बी ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बी के बराबर है। इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए रेज़ टू पावर 4 हमारे पास डाईहाइड्रल ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास बी आ जाएगा। सिमिलरली अब हम राइट साइड से ऑपरेट करेंगे ए स्क्वायर बी, सॉरी ये हमारे पास ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे जस्ट कॉमा है, ए स्क्वायर बी, तो ये हमारे पास अगेन ए रेज़ टू पावर 4 है। ए रेज़ टू पावर आइडेंटिटी है, ए रेज़ टू पावर 4 पे आइडेंटिटी है,
जिसकी वजह से ये हमें बी देगा। चूँकि हमारे पास ये आंसर सेम आ गए, इसका मतलब कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई है। सो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया कि ए स्क्वायर बी जो है वो भी बिलोंग करता है नॉर्मलाइज़र ऑफ एच को। इसी तरह व्यूवर्स हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर यही कंडीशन लगा के चेक करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वो नॉर्मलाइज़र के सेट के अंदर आ जाएगा। व्यूवर्स हमने फाइंड कर लिया ये जितने के जितने भी एलिमेंट्स थे वो तमाम जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको नॉर्मलाइज़र ऑफ एच में राइट कर दिया। अब हमें एक्चुअली अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास सब ग्रुप था वो जो है नॉर्मल सब ग्रुप होगा इसका, यानी हमारे पास जो सब ग्रुप था वो था ई ए स्क्वायर। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये वाला जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल है इस सेट के अंदर। तो नॉर्मल के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है, फॉर दिस फॉर ईच x belongs to ND of H, XH HX satisfies, then H is normal in this set। नॉर्मलाइज़र के लिए कंडीशन है कि ये जो x है ये एलिमेंट होना चाहिए उस सेट का, और हम उसको लेफ़्ट से भी ऑपरेट करें और राइट से भी ऑपरेट करें, और अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएं तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास सब ग्रुप होगा वो इस सेट के अंदर नॉर्मल होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर वो नॉर्मल नहीं होगा। तो चूंकि अगर हम देखें तो ये जो भी हमारा नॉर्मलाइज़र का एक सेट फाइंड हुआ है वो अगर हम देखें तो सारे के सारे एलिमेंट वही हैं जो कि D4 के हैं। इसका मतलब कि ये D4 है और ये उसका सब ग्रुप है। ये हमें पता था कि इसमें अभी जैसे हमने नॉर्मलाइज़र फाइंड किया, हमने नॉर्मलाइज़र भी तो इसी तरीके से फाइंड किया है कि हर एक एलिमेंट लिया और उसको लेफ़्ट और राइट से ऑपरेट किया है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो वो नॉर्मलाइज़र में चला गया है। और इसी तरह से अब हम सब ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप करने के लिए भी यही कंडीशन बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि जब हमने ये एलिमेंट्स लेने हैं और इनके ऑपरेट करना है तो हमें पता है कि इनके जो आंसर्स हैं वो सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एच है ये नॉर्मल होगा इस सेट नॉर्मलाइज़र के अंदर। तो हमारा जो थ्योरम है उसका ये मैंने एप्लीकेशन के साथ आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन अ ग्रुप G इज़ नॉर्मल, यानी कि कोई भी सब ग्रुप है अगर उसका इंडेक्स हमारे पास 2 है तो वो लाजमी बात है कि उस ग्रुप में नॉर्मल होगा। उसके लिए हम एक एप्लीकेशन लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। S3 के साथ हमारे पास सिमेट्री ग्रुप है। S3 हम जानते हैं कि ये है ए स्क्वायर BAB एंड A स्क्वायर B। लेट्स सपोज मैं इसका एक सब ग्रुप लेती हूँ और सब ग्रुप हमारे पास है ए स्क्वायर। चूँकि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो ये सब ग्रुप है। ए जो है उसका इन्वर्स ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का ए होता है, तो इस वजह से हमने इसको एच कह दिया। अब हमने इसके लिए करना क्या है, इंडेक्स 2 का मतलब क्या है, हम इसको फाइंड किस तरह से करते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास होते हैं डिस्टिंक्ट लेफ़्ट एंड राइट कोसेट्स होते हैं। अब लेफ़्ट और राइट कोसेट्स का फाइंड करने का तरीका क्या है, वो ये है कि लेट्स सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया है S3 से, यानी कि मैं अगर A लेती हूँ तो इसको ऑपरेट करती हूँ लेफ़्ट साइड से। हम क्या करेंगे, AH लिया और जब मैं इसको लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, A है ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास जब ऑपरेट होगा तो ये A हो जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब A को A स्क्वायर के साथ ऑपरेट करेंगे A क्यूब होगा तो वो हमारे पास अगेन आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगेन उसी टाइप के एलिमेंट है जैसे इसके अंदर पड़े थे H के अंदर। तो इस सेट को भी मैंने दोबारा H का नाम दे दिया। इसी तरह से लेट्स सपोज अब मैं दूसरा एलिमेंट लेती हूँ A स्क्वायर को, इस H के साथ हम ऑपरेट करेंगे। ए स्क्वायर को जब ऑपरेट करेंगे ये ए स्क्वायर हो जाएगा, जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे ए क्यूब होगा तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ए रेज़ टू पावर 4 होगा, और ए रेज़ टू पावर 4 में ए क्यूब आइडेंटिटी हो जाएगा, तो हमारे पास वापस आ जाएगा ए। S3 के ग्रुप के बारे में, कैलिस टेबल के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें डिटेल से ये बताया गया है।
ये भी हमारे पास देखिएगा वही उसी टाइप के एलिमेंट्स हैं, ई है, ए स्क्वायर है और ए है, इस टाइप के एलिमेंट्स। तो हम इसको भी किसका नाम दे देंगे, एच का नाम दे देंगे। अब मैं यहीं से बी लेती हूँ और बी को ऑपरेट करती हूँ। जब बी को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा बी, बी ए एंड बी ए स्क्वायर। अब इसका आंसर इन से डिफरेंट आ गया है, तो मैंने लेट्स सपोज इसको एक डिफरेंट नाम दे दिया, मैंने इसको नाम दे दिया है आर का। अब मैं ए बी को ऑपरेट करूँगी। ए बी को ऑपरेट करने से ये हमारे पास ए बी हो जाएगा। जब हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास होगा ए बी ए, ये हमारे पास होगा ए बी ए स्क्वायर। तो S3 है, हम जानते हैं कि ये जो ए बी है, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो ये बराबर होता है बी ए स्क्वायर के, और ये ए बी है, इसको भी हम चेंज कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा बी ए स्क्वायर के, और ये वाला ए स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। सो हमारे पास ये होगा ए बी, ये हो जाएगा बी ए क्यूब है, तो ये हमारे पास जस्ट बी रहेगा, ये ए रेज टू पावर 4 है, तो बी क्यूब आइडेंटिटी और ए के हमारे पास रह जाएगा। अगर देखें तो इसके एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम हैं, तो मैं इसे भी क्या नाम दे देती हूँ, लेट्स सपोज आर का नाम, चूँकि मैंने इसको आर का नाम दिया है। अब मेरे पास एक नेक्स्ट एलिमेंट है ए स्क्वायर बी, मैं लूँगी ए स्क्वायर बी, इसको एच के साथ ऑपरेट करेंगे। जब हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बी, इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बी ए, और जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर। अगेन हम इनको भी उसी तरह से चेंज करेंगे। ये हमारे पास है ये ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर बी को हम चेंज करके राइट कर सकते हैं बी ए। ये हमारे पास ए स्क्वायर है, बी है, हम इसको चेंज करेंगे बी ए में, या हम चाहें तो बी ए को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें चेंज कर देती हूँ, लेट्स सपोज हम इसमें चेंज करते हैं बी ए को, हम इसमें इस पोर्शन को चेंज करेंगे बी ए पोर्शन को। तो बी ए पोर्शन को जब हम चेंज करेंगे, हम जानते हैं कि ये हमारे पास है ए स्क्वायर बी के इक्वल, और यहाँ से हम बी ए स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी को भी, मैं बी ए स्क्वायर को चेंज करना चाहती हूँ, बी ए स्क्वायर हमारे पास होगा ए बी के इक्वल। हम यहाँ से देखते हैं कि हमें आंसर मिलता है बी ए, ये ए रेज टू पावर 4 है, तो हमें यहाँ पे ए बी मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा जस्ट बी, बी ए है हमारे पास, ए बी है हमारे पास। अब हम इस ए बी को दोबारा चेंज करेंगे, ये ए बी हमारे पास बी ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हमारे पास होगा बी ए स्क्वायर एंड बी। तो आप देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो ये भी हमारे पास आर होगा। हम इन तमाम एलिमेंट्स को लेके ये चेक कर चुके हैं। तो डिस्टिंक्ट लेफ़्ट और आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हो सकते हैं, यानी कि हमने दोनों एट अ टाइम नहीं लेने, या तो हम लेफ़्ट लेंगे और या फिर हम राइट लेंगे। तो मैंने ये सिर्फ लेफ़्ट लिए, और लेफ़्ट में हमने देखा कि डिस्टिंक्ट कितने निकले, ये सारे एक जैसे हैं, इसका मतलब ये एक हो गया, और ये सारे एक जैसे हैं तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। तो जो टोटल हमारे पास ये जो लेफ़्ट और राइट कोसेट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। तो चूंकि हमारे पास लेफ़्ट और राइट कोसेट्स की तादाद 2 है, तो इसी वजह से हमने इस सब ग्रुप का इंडेक्स जो है वो 2 कहा है। तो चूंकि इस सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है, तो इसीलिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा इस ग्रुप का, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का, जो कि सिमेट्रिक ग्रुप है। हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आर 2 हैं, सो बीइंग इंडेक्स 2 एज इज़ नॉर्मल इन जी, और जी हमारे पास S3 है। हमारे पास थ्योरम है लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट है द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए। तो the order and index of a subgroup of a finite group divide the order of that group। यानी कि लैग्रांज थ्योरम हमसे ये कहता है कि जो कोई ग्रुप है उसका जो सब ग्रुप है,
सब ग्रुप का ऑर्डर और उस सब ग्रुप का इंडेक्स वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट ग्रुप। लेट्स सपोज हमारे पास ग्रुप है S3 और हम जानते हैं कि जो S3 है इसका ऑर्डर हमारे पास है 6। अभी हमने देखा कि H हमारे पास एक सब ग्रुप था, वो हमारे पास था E, A एंड A स्केयर, और इस H का जो ऑर्डर हमारे पास है वो हमारे पास है 3। तो H का जो ऑर्डर हमारे पास है वो 3 है और जो ग्रुप है वो हमारे पास फाइनाइट है और उसका ऑर्डर क्या है 6 है। तो हमने ये देखा कि जो 3 है वो डिवाइड करता है उस ग्रुप के ऑर्डर को। इसी तरह अगर हम इंडेक्स की बात करें तो अभी हमने ये एग्जांपल की है कि H अगर हमारे पास ये है तो इसका इंडेक्स हमारे पास 2 है। तो जो हमारे पास इंडेक्स 2 है तो अगर देखें तो वो भी इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है 6 को। बिल्कुल ये बात ठीक है। ये हमने लैग्रांज थ्योरम को इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कर लिया। और कन्वर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर डिवाइड करता है उस ग्रुप के ऑर्डर को तो उस ग्रुप का जो उस ऑर्डर का जो है वो सब ग्रुप भी होना चाहिए। Converse of Lagrange's theorem, the order of the subgroup must divide the order of the group, but the number which divides the order of the group may or may not form a subgroup। यानी कि जब हम कन्वर्स की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं मे और मे नॉट की, कि वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। जैसा कि हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप है 12 इवन एंड 12 ऑड परमुटेशन का, A4 है हमारे पास, इसका ऑर्डर 12 होता है। तो नंबर 6 है जो कि डिवाइड करता है 12 को, लेकिन यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप 6 ऑर्डर का नहीं है, यानी कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 6 हो। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास लैग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट पे या मे और मे नॉट फॉर्म द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप दैट, तो उसके लिए ये हमारे पास ट्रू नहीं होता। रिमार्क्स अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजर, Ng of x doesn't empty because at least identity E belongs to normalizer of x. If x is less or equal to g, then x is subset of normalizer of g. If g is abelian or are cyclic and x is a subset of g, then normalizer of g of x equals to g. If x is less or equal to g, then normalizer of g of x is the largest subgroup in which x is normal। ये इसकी नोटेशन है। सेल्फ नॉर्मलाइजिंग सब ग्रुप क्या होता है? A subgroup X of a group G is called self normalizing subgroup if Ng of x is equal to x. Thank you.